हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने पिछले क्लासों में 2 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। पहला जो कि लेसन था जीव विज्ञान और उसकी शाखाओं के बारे में, और दूसरा जो था हमारा कोशिका एवं कोशिका चक्र के बारे में, उसे कंप्लीट कर लिया है। आज मैं आपके साथ उपस्थित हूँ एक बार फिर से एक नया अध्याय लेके, जो है क्लास 11 के एग्रीकल्चर बायो का 13वां अध्याय आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। आनुवांशिकी के बारे में अपन ने पढ़ा। आनुवांशिकी के बारे में अपन ने 10th क्लास में भी पढ़ा है। 10th क्लास में हमने पढ़ा था वो थोड़ा सा नॉलेज वही है। इसमें इस अध्याय में हमको पढ़ना वही चीज है, लेकिन वो थोड़ा सा डीपली है। ये हमें थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा गहराई में जाकर इसको पढ़ना पड़ेगा। तो हम बेसिक से शुरुआत करते हैं इस अध्याय की, जिसका नाम है आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। अब आनुवांशिकी होती क्या है? सबसे पहली चीज जो हम बता रहे हैं आपको, आनुवांशिकी क्या होती है? आनुवंशिकी का मतलब है विज्ञान की वह शाखा जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करने वाले आनुवांशिक लक्षणों व विभिन्नता का आनुवांशिक लक्षणों व इन लक्षणों या गुणों से उत्पन्न समानता व विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। अब आनुवंशिकी किसे कहते हैं? आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गमन करने वाले आनुवंशिक लक्षणों या गुणों व इन लक्षणों की आनुवंशिकी से, अर्थात इनके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने से अगली पीढ़ी में जो भी विभिन्नताएं या समानताएं उत्पन्न होती हैं, उनका अध्ययन करते हैं, वह हमारी आनुवंशिकी कहलाती है। आनुवंशिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक सी बातें हैं। आनुवंशिकी को अंग्रेजी में जेनेटिक्स या जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिकों को अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहते हैं, और जेनेटिक्स सर्वप्रथम शब्द, ये जेनेटिक्स शब्द सर्वप्रथम शब्द किसने दिया था? पैटसन ने दिया था। पैटसन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? आनुवांशिकी का वर्ड दिया था सबसे पहले। सॉरी, हाँ, ये जेनेटिक्स, इंग्लिश में तो
जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बेटसन ने किया था। कब किया था? 1905 में किया, बेटसन ने दिया। ये जो है जेनेटिक्स सर्वप्रथम शब्द बेटसन ने दिया था। ठीक है, अब आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं? हमने पढ़ा आनुवांशिक लक्षण, तो देखिए अगली जो परिभाषा अपन लेते हैं, आनुवांशिक लक्षण। विज्ञान वे लक्षण या गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अथवा जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गमन करते हैं, गमन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। आनुवंशिक लक्षण उन्हें अपन कहते हैं, अर्थात वे सभी गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें अपन आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। दूसरे आगे देखिए, इसमें अगली परिभाषा है वंशागति की। अब वंशागति क्या होती है? वंशागति होती है आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गमन, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गमन वंशागति कहलाता है। क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गमन क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। यह वंशागति जो है, आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गमन क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। यह वंशागति क्या होती है? देखिए, वंशागति को अंग्रेजी में हेरेडिटी क्या कहते हैं? हेरेडिटी कहते हैं। यह हेरेडिटी शब्द स्पेंसर ने दिया था। स्पेंसर ने दिया था, नहीं दिया, स्पेंसर ने दिया था। यह हेरेडिटी शब्द किसने दिया था? स्पेंसर ने दिया था। इसके बाद देखिए अगला नोट है जेनेटिक
शब्द ग्रीक भाषा के जीन से बना है, जिसका अर्थ होता है उगना। उगना या जिसका अर्थ उगना होता है, उगना या होना होता है। ठीक है, उगना या होना होता है। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी है किसकी, हमारे आनुवांशिकी के बारे में। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब अपन पढ़ते हैं आगे। देखिए, आनुवंशिकी का जनक, आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल नामक एक वैज्ञानिक था, जिन्होंने मटर के पौधे पर यह प्रयोग किया और उन्होंने बताया अपने प्रयोगों से कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षणों का, आनुवांशिक गुणों का, आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। इसीलिए क्या कहा गया, इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा गया है। आनुवांशिकी का जनक कहा गया है। आनुवांशिकी, अब आनुवांशिकी से जुड़ी कुछ शाखाएं हैं जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे। आनुवांशिकी की खुद की भी कुछ शाखाएं हैं, तो टॉपिक देखिए आगे। आनुवंशिकी की शाखाएं पढ़ते हैं इनके बारे में। आनुवंशिकी की खुद के भी कुछ शाखाएं हैं, जैसे विज्ञान की शाखाएं हैं। तो आनुवंशिकी को किन किन भागों में बांटा गया है और उन क्षेत्रों में किन क्षेत्रों में बांटा गया और उन क्षेत्रों में क्या अध्ययन किया जाता है। पहला है आणविक आनुवंशिकी। आणविक आनुवंशिकी में गुणसूत्रों की संरचना, आनुवंशिक संगठन, कार्य, उत्पत्ति स्थल, इनके बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। गुणसूत्रों की संरचना, संगठन, कार्य, उत्पत्ति तथा आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, आरएनए का अध्ययन किया जाता है। तो पहली है आणविक, पहली जो परिभाषा है वो है आणविक। पहली परिभाषा है अपने आणविक आनुवंशिकी। इस शाखा के अंतर्गत हम क्या करते हैं, आनुवंशिकी की इस शाखा के अंतर्गत, इस आनुवंशिकी की शाखा के अंतर्गत गुणसूत्रों का संगठन, कार्य, गुणसूत्रों का संगठन, संरचना,
कार्य, उत्पत्ति तथा आनुवंशिक पदार्थ जैसे डीएनए, आरएनए, जीन आदि का अध्ययन करते हैं। आनुवंशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, गुणसूत्रों की संरचना, संगठन, कार्य, उत्पत्ति और आनुवंशिक पदार्थ जैसे डीएनए, आरएनए का अध्ययन किया जाता है। अगली है जैव रसायन आनुवंशिकी। अगली जो शाखा है आनुवंशिकी की वो है जैव रसायन आनुवंशिकी। इस में क्या करते हैं, जीन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जो जीन होता है वो मैन होता है आनुवंशिकी में, क्योंकि वह जीन ही क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों को लेकर जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को लेकर जाता है। अर्थात कह सकते हैं जीन एक माध्यम का कार्य करता है। गुणसूत्रों पर डीएनए पर जीन पाया जाता है, और डीएनए जीन पर आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। आनुवंशिक लक्षण उन पर मिलते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। जैव रसायन आनुवंशिकी में क्या करते हैं, जैव रसायन आनुवंशिकी में जीन की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैव रसायन आनुवंशिकी, जैव रसायन आनुवंशिकी में अपन क्या करते हैं, जीन की, विज्ञान की वह शाखा, आनुवंशिकी की वह शाखा जिसमें क्या करते हैं, विभिन्न सजीवों में जीनों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो वह शाखा जिसमें सजीवों में जीनों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, सजीवों के अंदर जीनों द्वारा किए जाने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है, जैव आनुवंशिकी, जैव रसायन आनुवंशिकी, जो आनुवंशिकी की शाखा है उसमें अपन अध्ययन करते हैं। अगला है सुजननिकी। सुजननिकी अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने पहला जो लेसन पढ़ा था पहले ही, उसमें हमने जीव विज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत पढ़ा था। सुजननिकी ये आनुवंशिकी की वह शाखा है जिसमें क्या होता है कि आनुवंशिक सिद्धांतों का प्रयोग मानव जाति के विकास के लिए कैसे कर सकते हैं, ठीक है, क्या काम आते हैं, आनुवंशिकी के सिद्धांतों का मानव जाति के विकास के लिए क्या काम आते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। सुजननिकी इसमें क्या करते हैं, इसके अंतर्गत विभिन्न आनुवंशिक सिद्धांतों का मानव जाति
के विकास या ऐसे कह सकते हैं उत्थान के लिए अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है किसका? इसके अंतर्गत सुजननिकी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? आनुवंशिक सिद्धांत, जो भी 10th क्लास में हमने पढ़ा है, आनुवंशिक सिद्धांत या वंशागति के जो सिद्धांत हैं मेंडल ने दिए थे, प्रभाविता का, पृथक्करण का, स्वतंत्र अपीयन का नियम, इनका उपयोग मानव जाति के विकास में किस प्रकार से किया जा सकता है? मानव जाति के विकास में, उत्थान में किस प्रकार से किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका अध्ययन हम आनुवंशिकी की एक शाखा है सुजननिकी, उसके अंतर्गत हम करते हैं। आगे है मेंडलियन आनुवंशिकी। अगली जो परिभाषा है मेंडलियन आनुवंशिकी या जो आनुवंशिकी की शाखा है, इसमें जीवों में गुणात्मक व लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? अगली जो परिभाषा है मेंडलियन आनुवंशिकी। इसमें क्या करते हैं अपन? इसमें आनुवंशिक लक्षणों की गुणात्मक व मात्रात्मक वंशागति, गुणात्मक व मात्रात्मक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है किसका? इसमें आनुवंशिक लक्षणों की गुणात्मक व मात्रात्मक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है कि कितने गुणों में किस हिसाब से एक लक्षण की, एक पौधे में दूसरे पौधे, एक पौधे से दूसरे पौधे में गुणात्मक रूप से कितने लक्षणों की वंशागति, यानी कौन से गुण के आधार पर आगे गया, और मात्रात्मक रूप से क्वांटिटी के हिसाब से कितने लक्षण आगे गए और कितने आगे नहीं गए हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कितने आगे गए हैं। आगे अगली जो परिभाषा कह सकते हैं या फिर अपन कहते हैं आनुवंशिकी की जो शाखा है वो है यूफेनिक्स। क्या है? यूफेनिक्स एक शाखा है आनुवंशिकी की, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? विभिन्न प्रकार की बीमारियों का, जो आनुवंशिक बीमारियां हैं, ठीक है, वो विभिन्न प्रकार की बीमारियां और बाह्य सौंदर्यीकरण और आनुवंशिक बीमारियों का नियंत्रण हेतु क्या किया जाता है? इसमें अध्ययन किया जाता है उनके जो आनुवंशिक बीमारियों का। और बाह्य सौंदर्यीकरण बाहर से कैसा है? बाह्य सौंदर्यीकरण का मतलब बाहर से व्यक्ति, जानवर किस प्रकार से उसका कुछ शेप, आकार, वृद्धि उसकी बराबर हो रही है या नहीं हो रही है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। देखिए यूफेनिक्स में क्या किया जाता है? इसमें बाह्य सौंदर्यीकरण अर्थात बाह्य आकारिकी, अर्थात बाह्य आकारिकी तथा विभिन्न
आनुवंशिक बीमारियों, रोगों, विभिन्न आनुवंशिक बीमारियों और रोगों की जन्मजात त्रुटियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? यूफेनिक्स में। इसमें बाह्य सौंदर्यीकरण अर्थात बाह्य आकारिकी तथा विभिन्न आनुवंशिक बीमारियों, रोगों का जन्मजात त्रुटियों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि जो आनुवंशिक बीमारियां होती हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है, अर्थात आने वाली जो संतति पीढ़ी है उसमें ये बीमारी जन्म से ही क्या होती है? उपस्थित होती है। जन्म से ही उपस्थित होने के कारण इनको जो आनुवंशिक बीमारियां कहते हैं। इनका अगर जन्म से ही उपस्थित है ये बीमारी, तो अगर उस छोटी उम्र में ही हम क्या करते हैं उस बीमारी का अध्ययन करना शुरू कर देते हैं, तो वो बीमारी परिपक्व होने से पहले, ठीक है, वो रोग बीमारी परिपक्व होने से पहले भी क्या कर सकते हैं? अपन उस बीमारी का इलाज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आनुवंशिक बीमारियां होती है वो परिपक्व होने के बाद बिल्कुल ही लाइलाज बन जाती है। वरना जब ये कमजोर स्थिति में होती है संतति के अंदर, तब इसका इलाज किया जाए तो क्या पता इसका कुछ इलाज संभव है। आगे है, देखिए एक और परिभाषा, विभिन्नता के बारे में। ये आनुवंशिकी की हमने 5 शाखाएं पढ़ी हैं। आणविक आनुवंशिकी, ऐसी आनुवंशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गुणसूत्रों का संगठन, संरचना, कार्य, उत्पत्ति, आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए, आरएनए का अध्ययन किया जाता है। जैव रासायनिक आनुवंशिकी वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं? सजीवों में जीनों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? जीनों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सोजन्यिकी में इसके अंतर्गत विभिन्न आनुवंशिक सिद्धांतों का मानव जाति के उत्थान के लिए अर्थात विकास के लिए अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिक सिद्धांतों का अध्ययन मानव जाति के विकास के लिए किस प्रकार से अपन कर सकते हैं, ये अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो होती है सुजननी की। अगली है अपनी मेंडेलियन आनुवंशिकी। इसमें क्या करते हैं? लक्षणों की गुणात्मक व मात्रात्मक आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। गुण के आधार पर कितने लक्षण जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गए हैं, और गुण के आधार पर कितने लक्षण जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गए हैं, गुण के और मात्रा के आधार पर कितने लक्षण जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गए हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अब अपन देखते हैं विभिन्नता के बारे में। एक ही प्रजाति के व्यष्टि के जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता को अपन क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है आनुवंशिक पदार्थों से क्या उत्पन्न होती है? समानताएं और विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो देखिए, विभिन्नता में क्या होता है? एक ही प्रजाति की व्यष्टि, या ऐसे कह सकते हैं एक ही प्रजाति के समस्त जीवों में पाई जाने वाले एक ही प्रजाति के समस्त जीवों में पाई जाने वाली विषमताओं को विभिन्नता कहते हैं। अब जो लेंगे, अब ये जो अपन ने आनुवंशिकी पढ़ी है, ठीक है, ये आनुवंशिकी की विभिन्न शाखाएं और आनुवंशिकी के बारे में बेसिक जानकारी जो हमने ली है, उसका उपयोग कहाँ है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अपन कुछ
और आनुवांशिक शब्दावली के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ आनुवांशिक शब्दावली के बारे में अपन पढ़ते हैं जो हमें जानकारी होनी चाहिए इस अध्याय के बारे में, ठीक है, जो आगे हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है जब अपन मेंडल के नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यार स्क्रीनशॉट ले ले इसका। शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ी सी मेंडल के बारे में अपन चर्चा कर लें। मेंडल की क्या कहानी है, जो आनुवंशिकी के जनक हैं, मेंडल की कहानी क्या है? देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के जनक हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने आनुवंशिकी के बारे में अध्ययन किया। इनसे पहले भी कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने आनुवंशिकी के बारे में अध्ययन किया था, आनुवंशिकी के बारे में अध्ययन किया था, जानने की कोशिश की थी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन कैसे करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ, जैसे जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में कोई गुण जो आगे आते हैं कि नहीं आते हैं, इसके बारे में अध्ययन करने की कोशिश काफी की, लेकिन किसी को सफलताएं नहीं मिली। किसी को सफलताएं मिली तो कारण नहीं बता सके। कुछ वैज्ञानिकों को यह पता तो चल गया कि हाँ भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण आगे तो जाते हैं, लेकिन वो इनकी व्याख्या नहीं कर पाए, व्याख्या नहीं कर पाए। तो ग्रेगर जॉन मेंडल एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, एकमात्र तो नहीं कह सकते, अपन कह सकते हैं कि हाँ सर्वप्रथम जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने बताया था, क्या बताया था कि आनुवांशिक लक्षण होते हैं जीव के अंदर जो जनक पीढ़ी से क्या करते हैं, संतति पीढ़ी में गमन करते हैं, और उनके साथ इन्होंने इनकी क्या की थी, व्याख्या भी की थी, व्याख्या भी की थी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चर्च में पादरी, अब कई इन पे धारणाएं हैं ऐसी के इन्होंने क्या किया था, एक चर्च में पादरी के रूप में काम करते हुए अपने प्रयोग किए, या इन्होंने कई किताबों में लिखा आता है कि इन्होंने अपने जो प्रयोग किए थे, ठीक है, आनुवंशिकी के जो सारे प्रयोग थे वो कहाँ किए, इन्होंने अपने घर पे किए। चर्च और घर पे इन्होंने अपने प्रयोग चर्च और घर पे किए। इन्होंने जो पौधा चुना, इन्होंने अपने प्रयोग किस पर किए, मटर के पादप पर किए। किस पर किए, मटर के पादप पर इन्होंने क्या किए, अपने प्रयोग किए थे, ठीक है, मटर के पादपों पर इन्होंने अपने प्रयोग किए, ठीक है। अब मटर का पादप क्यों चुना, क्योंकि वो 1 वर्षीय पादप था, आसानी से क्या हो जाता, 1 वर्ष में उग जाता। इन्होंने लगातार 10 साल तक, 8 से 10 साल तक उन्होंने क्या किया था, इस मटर के पादप पर आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया, अर्थात उन्होंने वो पौधे उगाए, पौधों से जो भी बीज प्राप्त होते बीजों को और उगाते, उनसे जो भी बीज प्राप्त होते उनको उगाते, उनसे जो भी बीज प्राप्त होते उनको उगाते। लगातार ऐसे पीढ़ियों 8 सालों तक क्या करते रहे वो अध्ययन करते रहे। उनसे पता चला कि हाँ इस पीढ़ी के जो गुण थे वो बीजों के द्वारा इस पीढ़ी में आगे, इससे जो बीज उत्पन्न हुए उसमें चले गए वो गुण, इससे वो आगे चले गए। तो उन्होंने क्या सोचा कि हाँ भाई, उन्होंने ये 8-10 साल तक प्रयोग किए। प्रयोग करके उन्होंने वो जो भी प्रयोग करते अपनी पुस्तक लिखते थे, जिसका नाम है, इनकी जो पुस्तक का नाम है, इनकी पुस्तक का नाम है पादप संकरण पर मेरे प्रयोग। इनकी पुस्तक का नाम है
इन्होंने इन पुस्तक में अपने 8 सालों के प्रयोग लिखे और फिर ब्रून नामक एक स्थान पर, ठीक है, जर्मनी के ब्रून नामक स्थान पर क्या हुआ था, क्या इन्होंने एक पत्रिका चलती थी, पत्रिका का नाम था ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नामक पत्रिका में उन्होंने छपवाया। ठीक है, जब पत्रिका में छपवाया तो ये जो इनकी जो पुस्तक के जो सिद्धांत थे, जो निष्कर्ष थे ग्रेगर जॉन मेंडल के, ये पत्रिका में छप गए। तो पत्रिकाओं द्वारा अन्य व्यक्ति तक पहुंचने गए, अन्य बड़े बड़े वैज्ञानिकों तक पहुंचे। अन्य वैज्ञानिकों तक जब वो पहुंचे तो उन्होंने बोला, बाकी सभी वैज्ञानिकों ने इनको बुलाया, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, जो मान्यता प्राप्त थे, ठीक है, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा तूने क्या छाप दिया है, ये क्या कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ना तो इसी पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कुछ जाते हैं, ना कोई बात। तेरे से पहले भी कई सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने भी यही कहा, लेकिन वो इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। तो ये क्या उटपटांग हरकतें कर रहा है, इस प्रकार से ऐसे ये उटपटांग लिखवा दिया है, लिख दिया है, अपनी किताब बना दी है, ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने अपने प्रयोग को प्रकाशित किया था 1665 ईस्वी। कब? 1665 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था अपना, सॉरी 1665 में तो केंद्र की खोज हुई थी। 1865 के अंदर क्या हुआ था, इन्होंने अपनी दी थी, लेकिन उस समय वैज्ञानिकों ने नकार दिया, उनके वैज्ञानिकों ने नकार दिया। फिर 1890 तक इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। 1885 में इनका की मृत्यु हो गई। फिर 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक आए, ह्यूगो डिवरीज, कार्ल लॉरेंस और एरिक वॉन शेरमैक। ह्यूगो डिवरीज, कार्ल लॉरेंस और एरिक वॉन शेरमैक नामक वैज्ञानिक आए। इन्होंने भी प्रयोग किए आनुवंशिकी पर और वही निष्कर्ष प्राप्त किए जो किसने किए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्राप्त किए थे। तब इन्होंने जाकर उन वैज्ञानिकों को बताया जिन्होंने 1865 में क्या कर दिया था, इनके मेंडल के सिद्धांतों को नकार दिया था। उन्होंने जाके बताया कि जो मेंडल कह रहा था वो बिल्कुल सही कह रहा था। तब जाके उनको विश्वास हुआ, क्योंकि इस समय तक 1900 ईस्वी तक 35 साल की बाद कई सारी तकनीकें आ गई, तो लोगों ने विश्वास कर दिया इनके। तो इन्होंने कहा कि अब क्या करें, मेंडल तो चला गया है, मर गया है, इस पे क्या करें। तो उनके सम्मान में मेंडल को आनुवंशिकी के जनक की उपाधि दी और मेंडल द्वारा प्रयोग को मेंडलवाद नाम दिया गया। हाँ, और ह्यूगो डिवरीज, इन्होंने 3 वैज्ञानिकों ने नए क्या किए थे, नई तकनीकों से इसका विकास किया था, इस आनुवंशिकी के बारे में जाना था, प्रयोग किए थे, इसलिए इनको नव मेंडलवाद कहा जाता है। इनके सिद्धांत को, इनको नव मेंडलवादी कहा जाता है। तो ये मेंडल के बारे में कुछ परिचय था जो अपन ने पढ़ा। उनकी जो पुस्तक का नाम पादप संकरण पर मेरे प्रयोग, पत्रिका कौन सी थी जिसमें इन्होंने छपवाए थे, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। और नए जो उनके मेंडल के वे सिद्धांतों को पुनः किसने प्रकाशित किया था, किसने खोज की थी, तो वो थे ह्यूगो डिवरीज, कार्ल लॉरेंस और एरिक वॉन शेरमैक। ये आज हमारे आनुवंशिकी पर हमारा क्लास थी, जिनके बारे में अपन ने पढ़ा। आनुवंशिकी के बारे में नॉर्मल सी बेसिक जानकारी हमने प्राप्त की, फिर आनुवंशिकी की शाखाओं के बारे में हमने पढ़ा और उसके बाद हमने मेंडल का थोड़ा सा जीवन परिचय अपन ने देखा था। आने वाली क्लास में अपन इस अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी है आज मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।